नमस्कार मित्रों, मैं हर्षद कुमार त्रिवेदी आपके अपने चैनल हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपके अपने चैनल पर एक बार फिर से भाग 4 राजस्थान करंट्स जीके का लाया हूं। वॉल्यूम 4 आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। और ये हैं आरएस प्री पटवारी व ग्राम विकास अधिकारी तथा सभी प्रतियोगिता परीक्षा जो आने वाली हैं हमारे राजस्थान में, उसके लिए राजस्थान करंट का ये वॉल्यूम 4, उससे पहले मैंने 3 बना दिए हैं, आप ज़रूर उसे देखें। ये भाग 4 हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आज का ये टॉपिक, आर्थिक समीक्षा आपके सामने। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, ज़रूर देखें इसे। अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो उससे पहले वाले वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बनने के 100% चांस हैं। तो आप ज़रूर देखें और अधिक से अधिक लोगों को ये आपका चैनल हर्षद कुमार आपके ग्रुपों में पहुंचाएं। तो ये मेरे स्वयं द्वारा लिखे गए हैं। मैं स्वयं इस पर आपका जो सिलेबस है उसके अनुसार ही बना रहा हूँ। तो आपके लिए कड़ी मेहनत। तो इस चैनल पर आपको इतिहास पढ़ाया जा रहा है। तो इतिहास में राजस्थान इतिहास शुरू कर दिया है। लगभग 20 वीडियो राजस्थान इतिहास के बन गए हैं। तो ऑथेंटिक नोट्स के द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है। प्रत्यक्ष मैं भी आ रहा हूँ, रिवीजन भी करवा रहा हूँ। तो ज़रूर आप अधिक से अधिक लोगों को इस चैनल पर लाए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कैसा लगा वीडियो कमेंट्स करें, लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। तो आर्थिक समीक्षा 2020-21 तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आने वाले सभी प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए। तो शुरू करें हम। तो आर्थिक समीक्षा में हम देखें राजस्थान बजट 2021-22 की बात करें तो 24 फरवरी 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा प्रस्तुत किया गया। राज्य में पहली बार पेपरलेस बजट पेश हुआ है, यानी डिजिटल बजट पहली बार। याद रखें, भारत में भी पहली बार हुआ है और राजस्थान में भी पहली बार ये पेपरलेस बजट आया है, यानी डिजिटल बजट, जो भारत में भी पहली बार यही 2021-22 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया था भारत में, जबकि राजस्थान के वित्त मंत्री अभी अशोक जी हैं। कुल अनुमानित व्यय क्या है इसमें, तो ध्यान रहे 2,50,747.33 करोड़ कुल राजस्व प्राप्तियाँ। अनुमान हम देखें तो अनुमान जो है राजस्व प्राप्तियाँ का, तो वो हैं 1,08,430.13 करोड़। तो ये आंकड़े ज़रूर याद करें आप, ज़रूर काम की चीज़ है आपके लिए। राजस्व घाटा क्या है इस बार, तो 23,750.4 करोड़ ये अनुमानित है राजस्व घाटा। आगे हम देखें तो वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा क्या रहने वाला है, तो 47,652.77 करोड़। तो ये आंकड़े ज़रूर, जो मोस्ट आंकड़े हैं वो ही लाया हूँ मैं यहाँ। सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी जो 3.98% हैं। सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसजीडीपी देखें तो 3.98% हैं। और कुल व्यय सर्वाधिक हिस्सा जो हैं 71.67% राजस्व व्यय के रूप में हुआ है। तो जो व्यय हैं उसमें सर्वाधिक हिस्सा राजस्व व्यय में है 71.67%। ज़रूर देखें ये आंकड़े। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपके लिए। आगे देखिए, ये देखिए आपके लिए, तो आपके लिए ऑथेंटिक आंकड़े
राजस्व प्राप्तियाँ जो हैं वो 1,84,330 करोड़ 13 लाख रुपये। उसी प्रकार राजस्व व्यय याद रखें 2,08,080 करोड़ 17 लाख रुपये। उसी प्रकार राजस्व घाटा जो है वो 23,750 करोड़ और 4 लाख रुपये हैं। तो ये आंकड़े ज़रूर याद करें आप। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बजट, राजस्थान के बजट 2021-22 में राजस्व व्यय कितना है, राजस्व घाटा क्या है, तो ये ज़रूर याद करें। राजस्व घाटा याद करें 23,750 करोड़ व 4 लाख रुपये हैं। ये आंकड़े ज़रूर पूछे जाते हैं, तो ज़रूर आप इसे देख। तो ये देखिए आगे, योजनाओं के मुख्य क्षेत्रवार विवरण 2021-22 में कृषि व संबंध सेवाओं पर कुल प्रतिशत कितना व्यय हुआ है, तो प्रतिशत ज़रूर याद रखें। कृषि एवं संबद्ध सेवाओं पर 7.42%। उसी प्रकार ग्रामीण विकास पर जो दिया है वो 12.5%। विद्युत में कितना दिया है, तो 14.32%। और उसी प्रकार सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर हम देखें तो 52.19%। सबसे ज़्यादा सामाजिक व सामुदायिक सेवाओं पर व्यय हुआ है। तो ये देखो प्रस्तावित विकास देखें तो 15,935.19 और 12.5 ये ग्रामीण विकास में। तो ज़रूर आप देखें इसको। विद्युत पर भी देखो 14% है, सामाजिक एवं सामुदायिक विकास पर 52% है। ये आंकड़े ज़रूर पूछे जाते हैं, मिलान करो यूँ भी आता है, तो आप ज़रूर आंकड़ों को देखें। तो ऊर्जा के बारे में मुख्य बात यहाँ पर देखो आप कि राज्य में ऊर्जा क्षेत्र के समग्र विकास हेतु 30 वर्ष के लिए पर्याप्त ऊर्जा उपलब्धता के उद्देश्य से ऊर्जा नीति 2021 से 2050 जारी की जाएगी। गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2011 में सौर ऊर्जा नीति एवं वर्ष 2012 में पवन ऊर्जा नीति जारी की गई थी। ध्यान रखें आप कि गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2011 में तो सौर ऊर्जा नीति, तो ये पूछा जा सकता है कि सौर ऊर्जा नीति कब आई, 2011, जबकि पवन ऊर्जा नीति 2012। इसके फलस्वरूप आज सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान की स्थापित क्षमता जो हैं वो 5,002 मेगावाट हो गई हैं, जो कि देश में दूसरे स्थान पर हैं, याद रखें आप। और साथ ही राज्य में पवन ऊर्जा की स्थापित क्षमता 4,337 है मेगावाट हो चुकी हैं, तो ये ध्यान रखें आप। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के प्रसारण तंत्र को विकसित करने के लिए राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम द्वारा 6.3 गीगावाट प्रसारण क्षमता का ग्रीन कॉरिडोर विकसित करना प्रस्तावित है। तो ये ध्यान रखें, जिससे राज्य के पोखरण, रामगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर जिले में अक्षय ऊर्जा की नई परियोजनाएं शुरू की जा सकेगी। तो ये ज़रूर मुख्य बातें यहाँ पर हूँ मैं। तो पशुधन की श्रेणीवार की संख्या हम देखें तो यहाँ देखिए जो मुख्य बातें मैंने आपको कही हैं। तो गाय देखें हम, तो ये जो गाय है वो 2012 की तुलना में 2019 की तुलना में क्या हुई है, तो बड़ी हैं, 4.41% गाय ज़्यादा है। तो ध्यान रखें, जो पशु गणना होती है हर प्रत्येक होती हैं यहाँ पर, तो 2012 और 2019 के आंकड़े यहाँ पर आपके सामने आए हैं। तो 2012 से 2019 में 4.41% की बढ़ोतरी। भैंस में हम देखें तो भैंस में भी 5.53% की वृद्धि हुई है, यह ध्यान रखें आंकड़े। भेड़ के भी देखें तो भेड़ माइनस हुई है, आप देख सकते हो। भेड़ जो पहले 9 लाख के आसपास थी अब 7 लाख के आसपास में रह गई है, तो 12.5 यानी 12.95% भेड़ें कम हुई हैं। बकरी देखें तो बकरी भी 3.81% कम हुई है। घोड़े तो कम ही हुए होंगे, 10% घोड़े कम हैं। तो ये गाय भैंस में ज़्यादा बढ़ोतरी ज़रूर हुई है, लेकिन बाकी भेड़, बकरी और घोड़ों में क्या हुई है, कमी। ऊँट में देखो आप, पूछा गया था, पहली बार क्वेश्चन आया था आरएस में।
ऊँट के आंकड़े आप ज़रूर देखें। ऊँट में हम देखें तो ऊँट जो थे वो पहले 2012 में देखो आप 3,25,713 थे, अभी 2,12,239 रह गए हैं। तो कमी बहुत आई है ऊँटों में, 34.69% की कमी आई है ऊँटों में। ये भी देखें आप। कुल याद रखें, कुल पशु हमारे राजस्थान में 2012 में कितने थे, तो 5.77 लाख थे। 5 हो गए हैं, तो -1.66 यानी कमी आई है। तो आप ज़रूर देखें, लगभग 10 लाख हमारे जो पशु हैं वो कम हुए हैं। तो पहले 577 लाख थे जो पशु, यानी 5.77 करोड़, अभी जो है वो 5.67 हो गए हैं। तो ये आंकड़े पूछे गए हैं पिछली बार, इसलिए यहाँ पर ये लाया हूँ मैं। तो ये मुर्गी पालन भी ज़रूर देख लें आप। 2012 में कितनी थी मुर्गी पालन, तो लगभग 80 लाख थे, अभी बड़े हैं। तो बहुत अच्छी बढ़ोतरी हुई है मुर्गी पालन में। तो ये बढ़ा हुआ आंकड़ा, मुर्गी पालन में 82% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि कुल पशुधन का जो है वो गिरावट आई है -1.66। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आंकड़ों के द्वारा पूछे जाते हैं। एक यहाँ देखिए, दुग्ध उत्पादन का ये पूछा जाता है। जो दुग्ध उत्पादन 1000 टन में हम देखें, जो लक्ष्य था 2017-18 में जो, और 18-19 के जो आंकड़े आए हैं उसके अनुसार दुग्ध उत्पादन जो हैं वो यहाँ पर देखो आप 23,668.66 ये जो हैं उत्पादन वही हुआ है यहाँ पर। तो 1000 टन में ये उत्पादन दिया हुआ है आपको, तो ये आंकड़े ज़रूर याद रखें। 23,668 टन दूध का उत्पादन हुआ है 2018-19 में। तो ये मुख्य आंकड़े आपके सामने हैं। और भी महत्वपूर्ण बातें हैं, देखिए ये आपके सामने फिर से एक आंकड़े आए हैं। तो लाखों में जो गाय हमारे कितनी हैं, तो देखिए गाय 2019 में वर्तमान में 139.12 लाख में, ये बकरी 208.40 यानी 208.40 हैं। ऊँट बहुत कम है, 2.13 लाख ऊँट हैं हमारे। और कुल देखिए वही आंकड़े वापस यहाँ आए हैं। तो 577 लाख थे पहले 2012 में, अब कितने हो गए 567। तो ये आंकड़ा आपके सामने, बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़े आपके सामने लाया हूँ मैं। तो 2019 के आंकड़े जो आए हैं उसमें देखिए अब बहुत ही महत्वपूर्ण वन रिपोर्ट 2019। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले ज़रूर आप ध्यान दें। तो सर्वाधिक देखो, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं बन रहे हैं, मिलान करो यूँ क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपके पटवारी में भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो देखिए, ये राजस्थान सरकार की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक वन उदयपुर में 390.9 वर्ग किलोमीटर पर वन है, जबकि सबसे न्यूनतम वन भूमि जो है चूरू की 73.73 वर्ग किमी। ये आंकड़े ज़रूर याद रखें आप। और सब सर्वाधिक वन वाले क्षेत्र वाले जो क्षेत्रफल में जो ज़िले हैं उसमें उदयपुर याद रखें, 12 याद रखें, और तीसरे नंबर पर है प्रतापगढ़। तो उदयपुर का क्षेत्रफल 3,903, 12 का 2,248 और 1925 प्रतापगढ़ का है। चूरू सबसे कम 73.73 ज़रूर याद रखें। उदयपुर का 390 ये देखिए 3,900, यहाँ पर थोड़ा आंकड़ा ये सही होगा, तो ये ध्यान दें आप। तो उदयपुर 12, प्रतापगढ़ याद रखें, चूरू, हनुमानगढ़ और नागौर कम वन वाले जिले। आगे ये भी आंकड़े कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, ये लाया हूँ आपके लिए। आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन सबसे ज़्यादा कौन से, तो रक्षित याद रखें। रक्षित ज़्यादा है, रक्षा ज़्यादा होती है तो रक्षित ज़्यादा रहेंगे। तो कितने हैं रक्षित, 55.64% रक्षित हैं, 55.64 याद रखें आप।
और जबकि सेकंड नंबर पर जो है वो आरक्षित आगे आ जाएगा तो सेकंड पर आएगा 38.11। तो ये 38.11 जो है वो आरक्षित वन है, जबकि राजस्थान में अवर्गीकृत वन सबसे कम है 6.25। तो ये ध्यान रखें, क्षेत्रफल भी ज़रूर याद रखें आप। तो टोटल कुल हमारे राजस्थान में वन कितने हैं, 32,737 वर्ग किलोमीटर पर वन है, 32,737। और उसमें रक्षित वन सबसे ज़्यादा 18,217, जबकि आरक्षित 12,475 और अवर्गीकृत वन 2,045 हैं। तो ये ज़रूर देखें आप। और भी महत्वपूर्ण आंकड़े आपके सामने आ रहे हैं, मेरे स्वयं के द्वारा बनाए हुए भी आगे आएंगे। आप ज़रूर वीडियो को बने रहें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर ज़रूर करें। तो ये देखिए, राजस्थान का वन क्षेत्र में सबसे कम जो है वो चूरू दिख रहा होगा आपको। आरक्षित वन उसके 7 हैं, रक्षित 48 हैं और अवर्गीकृत 17। तो कुल 73.73 ये चूरू की बात। और उदयपुर की देखो सबसे ज़्यादा, वही आंकड़े वापस मैं लाया हूँ पूरे ज़िले के, ज़रूर आप देखें। तो उदयपुर के वही आ रहे हैं और ये आंकड़े ज़रूर याद करें आप। ये 39 यानी 3,903 पर हैं कुल वन। उदयपुर फर्स्ट नंबर पर हैं वनों में और सबसे कम चूरू हैं। और कुल वन मैंने कहा 32,800, लगभग 32,500 के ऊपर हमारे राजस्थान में वन हैं। वॉल्यूम 4, इससे पहले मैंने 3 वीडियो ज़रूर बनाए, वो ज़रूर देखें, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये भी महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए, ये सभी एग्ज़ाम आने वालों जो एग्ज़ाम है उनके लिए। तो देखिए, अब केंद्र सरकार की वर्तमान योजनाओं में एक नज़र डालें हम, तो ज़रूर पूछी जाती है ये जन धन योजना। याद रखें, 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई थी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकों से जोड़ना, ये उद्देश्य है मोदी सरकार का। तो जन धन योजना कब शुरू हुई है, 28 अगस्त 2014। उसी प्रकार स्किल इंडिया मिशन याद रखें आप, स्किल 28 अगस्त 2014 को, युवाओं में कौशल विकास, ये केंद्र सरकार की योजना है दोनों। उसके बाद देखो मेक इन इंडिया, 28 सितंबर 2014 से ये मेक इन इंडिया, देश में विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना उद्देश्य है। स्वच्छ भारत मिशन, एसआई में यही क्वेश्चन आया था, 2 अक्टूबर 2014 को प्रारंभ, 2 अक्टूबर 2019 तक देश को एक स्वच्छ भारत बनाना ये उद्देश्य था। वास्तव में अभी बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है हमारे भारत में। सांसद आदर्श गांव योजना, ये पिछली आरएस और फर्स्ट ग्रेड में भी अपना एक क्वेश्चन आया था। सांसद आदर्श गांव योजना कब शुरू की गई है, 11 अक्टूबर 2014 को। प्रत्येक सांसद द्वारा एक एक गांव गोद लेकर विकसित करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना हमारे मोदी सरकार द्वारा। ये देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो 22 जनवरी 2015 से शुरू हैं। इस योजना का लक्ष्य लड़कियों को पढ़ाई के जरिए सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना उद्देश्य है। और देखो, उजाला योजना याद रखें आप, 1 मई 2015 से शुरू है उजाला। बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य में वितरण करना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना उजाला। कि 100 चुने हुए शहरों को स्मार्ट शहर बनाना, ये बहुत ही शानदार स्कीम। आगे देखें हम, अमृत योजना, 25 जून 2015 को 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना, अमृत योजना। डिजिटल इंडिया मिशन, ये 2 जुलाई 2015 से सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। तो यहाँ से ये कब शुरू हुई, यूँ क्वेश्चन भी आता है, समय भी पूछा जाता है। उदय योजना भी 2015 में, सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनियों को घाटे से उभारना, ये बहुत ही, उदय योजना सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनियों को घाटे से उभारना, ये बहुत ही बड़ी योजना थी। ये देखिए, स्टार्ट अप इंडिया, ये स्टार्ट अप इंडिया योजना जो है 16 जनवरी 2016 को स्टार्ट अप इंडिया, और इसका उद्देश्य था राष्ट्रीय राजमार्गों को
इसका उद्देश्य क्या था? तो नए उद्यमों को बढ़ावा देना, नए उद्यमों को बढ़ावा देना, स्टार्टअप इंडिया का। अब देख व जनजाति महिला उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ का ऋण देना, ये स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 से। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 से लागू, गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों के लिए रियासती मूल्य पर एलपीजी का कनेक्शन उपलब्ध करवाना, बहुत ही शानदार योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। नमामि गंगे योजना 7 जुलाई 2016 से शुरू है और ये गंगा नदी को स्वच्छ बनाना, ये बहुत ही बड़ी योजना। उसके बाद देखें तो जन आरोग्य योजना 23 सितंबर 2018 से शुरू है। जन आरोग्य योजना 23 सितंबर 2018 से प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना, ये जन आरोग्य योजना 23 सितंबर 2018। आयुष्मान डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, याद रखें, आयुष्मान डिजिटल स्वास्थ्य मिशन 27 सितंबर 2021 लेटेस्ट है ये। और देश के सभी नागरिकों के स्वास्थ्य का डिजिटल रिकॉर्ड रखना है, याद रखें। आयुष्मान डिजिटल स्वास्थ्य मिशन 27 सितंबर, याद रखें, 2021। तो बन सकता है क्वेश्चन यहाँ से। आगे देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र सरकार के राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख वर्तमान पदाधिकारी जो हैं उनके बारे में हम जानकारी लेंगे, जो मुख्य हैं। जैसे राष्ट्रपति सर्वोच्च सेनापति होता है, भारत का प्रथम व्यक्ति भी बोलते हैं, तो श्री रामनाथ कोविंद हैं हमारे राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? तो श्री एम वेंकैया नायडू। प्रधानमंत्री कौन बोल सकते हैं? श्री नरेंद्र जी मोदी, बहुत ही शानदार व्यक्ति, अभी हमारे इतिहास के प्रथम व्यक्ति, मैं यहाँ से उनको नमन करता हूँ। वो हैं राष्ट्रवाद, और राष्ट्रवाद का प्रेम ही देश को आगे बढ़ाता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र जी दामोदर दास जी मोदी। मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के कौन है? जस्टिस NV रमन्ना, याद रखिए आप नाम। तो जस्टिस NV रमन्ना ये न्यायाधीश हैं हमारे मुख्य सर्वोच्च न्यायालय के, याद रखें। ये राष्ट्रीय स्तर की बातें हो रही है यहाँ पर। महान न्यायवादी कौन है वर्तमान में? तो श्री के वेणुगोपाल, याद रखें आप, महान न्यायवादी। सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो तुषार मेहता। मुख्य चुनाव आयुक्त 24वें अभी ही बने हैं, श्री सुशील चंदा। नियंत्रण व महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू। उसके बाद में याद रखें आप, मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है अभी? तो कृष्ण मूर्ति सुब्रमण्यम, याद रखें आप। भारत के प्रथम लोकपाल अभी नए बने हैं, पिनाकी चंद्र घोष। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त, याद रखें, यशवर्धन कुमार सिन्हा। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के जो अभी अरविंद कुमार हैं। आगे देखें, संसदीय पदाधिकारी में सभापति राज्यसभा के कौन है? M वेंकैया नायडू। तो राज्यसभा के सभापति शायद अभी बदल गए हैं, तो देखो आप, इसके बारे में थोड़ा सा कंफ्यूज है, मैंने आज पढ़ा था, तो यहाँ पर आप ज़रूर इसको देखें। तो उपसभापति राज्यसभा के, याद रखें, हरिवंश नारायण सिंह। अध्यक्ष लोकसभा के तो ओम बिरला, कोटा बूंदी के सांसद हैं हमारे राजस्थान के, याद ज़रूर रखें। अध्यक्ष नीति आयोग के जी नरेंद्र जी मोदी साहब। उपाध्यक्ष 21वें विधि आयोग के बलवीर सिंह चौहान हैं। अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग के रेखा शर्मा। अध्यक्ष राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के हैं प्रियंका कानूनगो। अध्यक्ष 15वें वित्त आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट, NK सिंह, याद रखें आप, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो भगवन लाल साहनी। उसी प्रकार हम देखें तो आगे देखिए आप, अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के कौन है? हर्ष चौहान, याद रखें, हर्ष चौहान। अध्यक्ष राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के हैं
इकबाल सिंह लापुरा, अध्यक्ष केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के हैं JB मोहपात्रा, याद रखें आप, प्रत्यक्ष कर बोर्ड के JB मोहपात्रा। अध्यक्ष मानवाधिकार आयोग के हैं जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा। देखो, मेरे इस वीडियो को आप 2 बार देख लोगे तो आपको याद हो जाएगा। ज़रूर देखें आप, 1 से 2 बार देख लोगे तो और कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है आपको। सचिव व सलाहकार ज़रूर देखें। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव अभी कौन है? डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला, याद रखें। विधि पदाधिकारी हम देखें, गवर्नर प्रबंध निदेशक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के शशिकांत दास हैं वर्तमान में। और अध्यक्ष भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष अजय त्यागी हैं। ज़रूर याद रखें अजय त्यागी को। ये महत्वपूर्ण अध्यक्ष केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कौन हैं? तो मनोज आहूजा। अध्यक्ष अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अंतरिक्ष आयोग इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवान। इनका कार्यकाल बढ़ा है, आपको पता हो, 1 साल 5 साल हो गया था, लेकिन अच्छे कार्य के कारण सिवान का कार्यकाल बढ़ा दिया है। यहाँ देखिए एक महत्वपूर्ण बात, प्रमुख केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के अध्यक्ष SK जायसवाल हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए। आगे देखिए, ये भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष दीपा मलिक हैं। महासचिव दक्षेश सार्क के कौन हैं? एसाला रुवान वेराकुन, याद रखें, नाम बहुत अजीब सा है। एसाला रुवान वेराकुल महासचिव हैं दक्षेश के। महानिर्देशक अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के कौन हैं? ग्रे राइडर। अध्यक्ष विश्व बैंक के कौन है? डेविड माल्पस, याद रखें नाम, डेविड माल्पस विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष एशियाई विकास बैंक के कौन है? एशियाई विकास बैंक के तो मासात्युगु असाकावा नाम है। अध्यक्ष एशियाई विकास बैंक के कौन है? मासात्युगु असाकावा, याद रखें नाम है, अजीब है। महासचिव UNO के कौन हैं? तो एंटोनियो गुटेरेस। ये बार बार बने हैं, 2 बार बने हैं शायद, तो बहुत ही शानदार व्यक्ति हैं महासचिव UNO के एंटोनियो गुटेरेस। बहुत पहले भी बने, अभी भी बन गए वापस। तो महानिर्देशक विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO टेड्रोस अधानोम, याद रखिए, टेड्रोस नाम है WHO के, जो टेड्रोस विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के किसे बनाया गया था? अब्दुल्ला शाहिद। कार्यकारी निर्देशक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के हैं सुरजीत भल्ला। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिर्देशक राफेल मरियाना ग्रासी। जबकि UNESCO के महानिर्देशक कौन हैं? आंद्रे अजोल। नाम ज़रूर याद रखें। 1 से 2 बार इस वीडियो को देखोगे आपको समझ में आ जाएगी। खेल संगठन के प्रमुख भी आप ज़रूर देखें। अध्यक्ष भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के कौन है अभी? तो सौरभ गांगुली, हमारे भूतपूर्व कप्तान थे सौरभ गांगुली, बहुत ही शानदार खिलाड़ी थे। अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक समिति के कौन हैं? नरिंदर बत्रा। अध्यक्ष भारतीय तीरंदाजी संघ के, याद रखें, अर्जुन मुंडा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पहले लोकपाल बने हैं DK जैन, याद रखें आप। अध्यक्ष हॉकी इंडिया के कौन है भाई? तो ज्ञानेंद्रो निगोम्बाम नाम है हॉकी इंडिया के अध्यक्ष, याद रखें। आगे बहुत कुछ बातें तो ज़रूर देखें वीडियो। राज्यों के नवीनतम मुख्यमंत्री व राज्यपाल के नाम आपके सामने रखे गए हैं, तो आप ज़रूर उसे मुख्य याद रखें, आपके माइंड में ज़रूर बैठाएं। आंध्र प्रदेश के कौन हैं? CYS जगन मोहन रेड्डी। अरुणाचल प्रदेश के श्री पेम्मा खांडू। असम के कौन हैं? श्री हेमंत बिस्वा शर्मा। बिहार के नीतीश कुमार हैं। छत्तीसगढ़ के श्री भूपेश बघेल। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल हैं मुख्यमंत्री।
तो राज्यपाल भी मुख्य याद रखने हैं। गोवा के याद रखें आप, श्री प्रमोद सावंत हमारे मुख्यमंत्री हैं, जबकि वहाँ पर श्री PAS श्रीधर पिल्लई जो वहाँ पर राज्यपाल हैं। तो आगे देखें आप मुख्य गुजरात के तो भूपेंद्र पटेल अभी नए बने हैं, याद रखें गुजरात के मुख्यमंत्री अपने राज्यपाल भी याद रखें आचार्य देवव्रत हैं। उसी प्रकार हरियाणा के याद रखें मनोहर लाल हैं हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर, झारखंड के हेमंत सोरेन हैं, कर्नाटक के बसवराज बोम्बाई, केरल के याद रखें पिनरई विजयन, मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे, मणिपुर के कौन हैं श्री N वीरेंद्र सिंह, याद रखें आप ज़रूर। मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी ज़रूर याद रखें क्योंकि अभी आए थे वो हाईलाइट में, श्री मंगूभाई छगनभाई पटेल, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं वहाँ पर। मणिपुर के मैंने कहा आपको श्री N वीरेंद्र सिंह हैं। मेघालय में श्री कोनराडा संगमा हैं। मिज़ोरम में PU जोरामथागा, नागालैंड में नेफ्यू रियो, ओडिशा में याद रखें नवीन पटनाकर हैं। पांडुचेरी में याद रखें श्री M रंगास्वामी है, रंगास्वामी पांडुचेरी में। पंजाब में नए बने हैं श्री चरणजीत सिंह चत्री, याद रखना चरणजीत सिंह चत्री को शपथ किसने दिलवाई है श्री बनवारी लाल पुरोहित गए थे वहाँ पर। चरणजीत सिंह छत्री पंजाब में नए बने हैं, अभी लेटेस्ट, याद रखें मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट। राजस्थान में श्री अशोक जी गहलोत, कलराज मिश्र हमारे राज्यपाल हैं। सिक्किम में याद रखें श्री PS गोले और श्री गंगा प्रसाद वहाँ के राज्यपाल। तमिलनाडु में याद रखें श्री M.K. स्टालिन तमिलनाडु में। तेलंगाना में चंद्रशेखर राव हैं। त्रिपुरा में विप्लव कुमार दवे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और वहाँ पर आनंदीबेन पटेल जो राज्यपाल हैं वो पहले गुजरात की मुख्यमंत्री रही हैं। उत्तराखंड के याद रखें पुष्कर सिंह धामी और पश्चिम बंगाल के श्रीमती ममता बनर्जी और वहाँ पर कौन है जगदीप धनखड़। तो ये ज़रूर याद रखें जो मैंने मुख्य किए हैं, आप ज़रूर इसे एक बार देखें। तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर वो प्रशासन जो हमारे संघ शासित प्रदेश हैं, वर्तमान में संघ शासित प्रदेश हमारे 9 हैं, 8 दिखाई दे रहे हैं यहाँ देखिए। तो देखें हम, तो देखिए यहाँ अंडमान निकोबार, तो ठीक है ये मुख्य याद रखने अपने को। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी में अनिल बेंजल हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, यानी मुख्यमंत्री के सहायक रहते हैं वहाँ पर, लेफ्टिनेंट गवर्नर रहते हैं। पता है आपको केंद्र शासित प्रदेश में गवर्नर रहते हैं तो श्री अनिल बेंजल जो दिल्ली से हैं। जम्मू कश्मीर में ज़रूर याद रखें क्योंकि नए हैं ये मनोज सिन्हा कहाँ गए हैं तो जम्मू कश्मीर में। और लद्दाख के ज़रूर याद रखें श्री राधा कृष्ण माथुर जो लद्दाख से गवर्नर जनरल हैं। मनोज सिन्हा जो हैं वो जम्मू कश्मीर में हैं और अनिल बंजल जो हैं वो कहाँ हैं। तो ये ज़रूर ये पेज ज़रूर आप देख लें एक बार, इसे स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। और बहुत ही शानदार ये वीडियो आपके लिए बन रहा है, आपके लिए इतनी मेहनत हो रही है यहाँ पर। और ये महत्वपूर्ण बातें यहाँ से भी क्वेश्चन बन रहे हैं तो ये भी लाया हूँ मैं। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि हैं दिवस हैं तो उनके बारे में आप ज़रूर देखें। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तिथि दिवस जिसमें आपको मुख्य याद करने मैंने जो गोले किए हैं वही याद रखने हैं। 12 जनवरी पता है आपको राष्ट्रीय युवा दिवस, विवेकानंद जी का जन्म दिवस मनाया जाता है जनवरी में। 15 जनवरी याद रखें तो थल सेना दिवस है 15 जनवरी को। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 30 जनवरी ज़रूर याद रखें शहीद दिवस, और उसी दिन विश्व कुष्ठ निवारक दिवस, महात्मा गांधी को पुण्यतिथि भी है वही। गोडसे ने यहीं पर तो गोली मारी थी इसी दिन को गांधी जी को, तो ये याद रखें आप, शहीद दिवस मनाए जाते हैं। तो जनवरी में ये 4 दिन ज़रूर याद रखें आप। फरवरी में देखें तो 28 फरवरी याद रखें आप, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो 28 फरवरी को मनाया जाता है। मार्च में याद रखें आप तो 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, वसुंधरा जी का भी जन्म दिवस 8 मार्च, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है मार्च में। 15 मार्च याद रखें विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है, विश्व याद रखें आप,
22 मार्च में विश्व जल दिवस मनाया जाता है, ज़रूर याद रखें। मिलान करो, क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल, जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं वही मैं लाया हूँ। देखिए आप 29 जून, मई के बाद में 29 जून याद रखना है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है। 11 जुलाई ज़रूर याद रखें, विश्व जनसंख्या दिवस, याद भी होगा आपको। अगस्त में आपको याद रखना है 6 अगस्त हिरोशिमा जो दिवस है, यानी उस दिन बम जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसके बारे में ज़रूर याद रखें। ये 9 अगस्त को याद रखें, विश्व के स्थानीय लोगों का दिवस है। ध्यान रखें 9 अगस्त क्या है, विश्व के स्थानीय लोगों का दिवस है। स्थानीय लोग जो थे उनका दिवस कौन सा है, 9 अगस्त याद रखें आप। 12 अगस्त याद रखें, तो 12 अगस्त में क्या था है, तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस याद रखें, राष्ट्रीय युवा दिवस तो 12 जनवरी है, जबकि 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है। ये कन्फ्यूज़ ज़रूर होता है। एक 29 अगस्त याद रखें, राष्ट्रीय खेल दिवस है, मेजर ध्यानचंद जयंती पर ये मनाया जाता है 29 अगस्त। सितंबर में 5 सितंबर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। उसी प्रकार हम आगे देखें तो 27 सितंबर ज़रूर याद रखें, विश्व पर्यटन दिवस है। जबकि अक्टूबर में 1 अक्टूबर राष्ट्रीय संगीत दिवस है। 1 अक्टूबर विश्व वृद्ध दिवस भी है, तो ये 1 अक्टूबर ज़रूर याद रखें, राष्ट्रीय संगीत दिवस 1 अक्टूबर। 2 अक्टूबर में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है, तो महात्मा गांधी की जन्म तिथि भी है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। वही बात यहाँ नीचे लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्म दिवस 2 अक्टूबर ही है। तो 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस है, याद रखें विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को आता है, ध्यान रखना विश्व शिक्षक दिवस। जबकि 5 सितंबर को राष्ट्र शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान रखें, राजस्थान भारत में, तो ये ज़रूर थोड़ा कंफ्यूज करता है। 11 अक्टूबर भी याद रखें, फिर 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है 11 अक्टूबर। और 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस, आपको पता है विश्व यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को 45। और 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, यानी ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम सुना होगा, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। शिक्षक दिवस 5 सितंबर है और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वो 11 नवंबर। 14 नवंबर बाल दिवस और 14 सितंबर क्या था, तो ये हिंदी दिवस। उसी प्रकार दिसंबर में हम देखें तो एड्स दिवस ज़रूर याद रखें 1 दिसंबर। 5 दिसंबर नौसेना दिवस संविधान दिवस है, और 1 दिसंबर को मेरा जन्मदिन भी है, तो ज़रूर याद रखें हर्षद कुमार त्रिवेदी का जन्मदिन 1 दिसंबर को आता है, ठीक है। तो उसी दिन एड्स दिवस भी हैं, तो ये भी एक अच्छा मैसेज है कि इस दिन जागरूकता बढ़ती है कि लोगों को इससे दूर रहना चाहिए। 5 दिसंबर याद रखें नौसेना दिवस संविधान दिवस। 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है 10 दिसंबर। और 24 दिसंबर याद रखें, देखो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वो 24 दिसंबर आता है। और ये मुख्य आपके लिए जो महत्वपूर्ण बातें मैंने लाया था, तो ज़रूर आप इसे, विश्व उपभोक्ता दिवस जो है वो 15 मार्च हैं, जबकि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस ये लास्ट में हमने देखा था, तो ज़रूर देखें 24 दिसंबर। तो बहुत ही शानदार वीडियो आपके लिए, RS प्री पटवारी ग्राम विकास अधिकारी का भाग 4 आपके लिए, राजस्थान करंट अफेयर जीके आर्थिक समीक्षा 2021 तथा केंद्र के प्रमुख पदाधिकारी, प्रमुख तिथियां जिसमें जो मुख्य दिवस मनाए जाते हैं, प्रमुख दिवस भी, विश्व प्रमुख दिवस भी लाया, राष्ट्रीय दिवस भी लाया मैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है भाग 4 का। तो अधिक से अधिक इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स ज़रूर करें। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करें, आप लाइक ज़रूर करें। तो ऐसे ही आप हमसे जुड़ते रहे, इतिहास को एक पेज पर लाने का ये वादा, तो आपकी ये मांग थी कि सर आप ये पटवारी ग्राम विकास अधिकारी व अभी जो एग्ज़ाम है उसके करंट्स ज़रूर लाए, तो ये मैंने मेहनत आपके कहने पर की है। आप ज़रूर इसे अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाएं। तो भाग 4 आपका यहाँ कंप्लीट है। ये चारों भाग आप देखो तो 100% यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।